अपने सपने और परिवार में किसी एक को चुनना हो तो किसे चुने? परिवार के मूल्य को मानते हैं तो आपका सपना भी पूरा हो जाएगा और परिवार भी निभ जाएगा, सध जाएगा। फिर परिवार को चुनने और न चुनने की नौबत नहीं आएगी। सपना और परिवार साथ साथ देखना चाहिए। अरे ऐसा कैसा सपना जो परिवार को विघटित कर दे, अलग कर दे, ये सही नहीं है। और परिवार के लोग कैसे हैं जो हमारे सपने में साझेदार नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, देखा यह जाना चाहिए हमारे सपने का मूल्य क्या है। अरे शंकराचार्य को भगवत प्राप्ति करनी थी, अपने माँ को समझाए, फिर सन्यास लिया और सन्यासी होने के बावजूद उन्होंने माँ का अंतिम संस्कार और श्राद्ध भी किया कि जाए। सन्यासी का धर्म नहीं है श्राद्ध करना, उसका तो कोई रिश्तेदार नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपनी माँ का श्राद्ध भी किया। तेलंग स्वामी का नाम आपने सुना है, दक्षिण भारत के संत थे, लेकिन उनका सारा जीवन, मैक्सिमम जीवन कहिए, बनारस में बीता। उनकी माँ ने उनको क्या कहा, बाकी सब करो पर हमारे रहते सन्यास मत लेना। और तेलंग स्वामी ने अपनी माँ की बात को माना और माँ के साथ रहे, माँ के जाने का इंतजार किया, तब सन्यास धर्म लिया। कैसे? माँ कितने साल रही जानते हैं? 100 साल से ऊपर जिंदा रही। तेलंग स्वामी माँ की बात माने और 90 साल में जाकर सन्यासी हुए। अब तो 90 साल पूर्ण आयु नहीं होगी। तेलंग स्वामी 350 साल से ऊपर जिंदा रहे, बनारस में दक्षिण भारत से आकर रहे। ये तो पुरानी बातें हो गई, इतिहास की बातें। आशा भोसले का नाम आप जानते हैं। वो बोलती थी कि हमारी दीदी लता मंगेशकर माता पिता को भगवान मानती थी। वो कहती थी कि माता पिता का आशीर्वाद नहीं तो कुछ नहीं। वो माता पिता बैठे हुए हैं तो थाली से पांव पखारती थी लता मंगेशकर और उस पानी को पी जाती थी। बगल में आशा भोसले रहती थी, तो कहती तू भी पी, तो वो भी पी लेती थी। तो घर के और जो भाई बहन थे बोलते थे ये दीदी की चमची है। आशा भोसले ने खुद अपने इंटरव्यू में ये बात कही है। मतलब वो पानी लाई और पी गई और हमें भी पिला दिया। मजे की बात है, अब आशा भोसले क्या कहती है ध्यान से सुने। मजे की बात यह है कि हमारे परिवार में हम दोनों बहनों का ही नाम सबसे ज्यादा हुआ। आई बात समझ में? ये होते हैं माँ बाप, ये होती है श्रद्धा, ये होती है निष्ठा। ये सब बातें आप लोगों को सचमुच अपने जीवन में उतारना चाहिए। देखिए, परिवार का मतलब होता है एक दूसरे की भावना, संवेदना को सीखना, सींचना, थोड़ा धैर्यपूर्वक रहना। परिवार को तोड़ने के बजाय परिवार को जोड़ते हुए अपने सपने को पूरा करना चाहिए। धीरे धीरे ही सही परिवार के लोग भी समझ जाएंगे। हाँ, अगर सपने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, निजी जीवन और स्वार्थ से संबंधित नहीं है, व्यापक हित में है, तो परिवार को छोड़ा जा सकता है। पर किसी लड़की के लिए या किसी लड़का के लिए घर मत छोड़िएगा। आई बात समझ में ना? क्वेश्चन वही होगा, सपना पूरा करने के लिए परिवार चुनना। हाँ, परिवारजन सहमत हैं तो ओके, ऑल इज वेल। लेकिन आप उद्वेग में, आवेग में मत आइए। आपके उद्वेग, आपका आवेग पर निर्भर करेगा कि आप किसे छोड़ते हैं और किसे नहीं छोड़ते हैं। एक बात और है, आह मत लीजिए घर वालों का, माँ बाप का, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये भी बात समझ लीजिए, या अमुक लड़की या अमुक लड़का मेरा सपना है, सपना केवल स्वार्थपूर्ण है, तो परिवार को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। परिवार की बलिवेदी पर स्वार्थ पूरा नहीं करना चाहिए, परिवार का बलिदान देकर। हाँ, परमार्थ की बात हो तो फिर बात अलग है। क्या शत्रु हमारे अंदर ही बैठा है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है एकदम। मुझे शत्रु भी दो तरह के होते हैं, जैसे अभी अभ्यास दो तरह से बताए ना, शत्रु भी दो तरह से होते हैं, एक वृत्ति के रूप में, एक कर्म के रूप में। कर्म के रूप में जो शत्रु है, उसका मतलब अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म हमारा शत्रु है, यानी शत्रु हमारे कर्म में है, और जैसा कर्म करते हैं वैसी परिस्थिति पैदा होती है और शत्रु को निमित्त बन जाता है। जैसी नीति है वैसे ही आपके नियति का निर्माण होता है, और नियति किसी न किसी को निमित्त बना करके आपको गाली खिलवा देगा, आपको अपमानित करा देगा, आपका छल हो जाएगा, आपके साथ कुछ नुकसान हो जाएगा। नीति, निमित्त और नियति को समझिएगा। आज का कर्म ही कल का भाग्य बनता है, भविष्य बनता है। वही शत्रु पैदा करता है। सूक्ष्म शत्रु क्या है?
जो आपने पूछा ना क्या शत्रु हमारे अंदर बैठा है, तो शत्रु हमारे अंदर बैठा है वो हमारी वृत्तियां, हमारे जो नए नए दुष्कर्म को जन्म देते हैं। कौन? हमारी प्रवृत्तियां, हमारा स्वभाव नए नए दुष्कर्म को जन्म देता है। दुर्भावनाएं और दुर्वासनाएं ही हमारी शत्रु है। उसी के कारण तो हम बाहर शत्रु रूपी कर्म करते हैं। शत्रु रूपी कर्म उसी के बाद ही तो कर लेते हैं। अगर हम शत्रु रूपी कर्म को छीन कर डालें, यानी अंदर से शत्रु रूपी बीज को गला डालें, तो शत्रु हमारे अंदर मर जाएगा, तो बाहर भी शत्रु नहीं रहेगा। ये बात को समझिएगा ध्यान से। अब जैसे शत्रु की बात करते, स्वाद है ना, वो भी एक तरह की वृत्ति है। बहुत चटपटा खाएंगे, मसाला खाएंगे, नमकीन खाएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एसिडिटी गैस बढ़ेगा, अल्सर होगा, कैंसर होगा। स्वाद के फेर में जीते हैं तो बीमारी आती है। बीमारी क्या है? बीमारी अंदर का शत्रु है, आंतरिक शत्रु है ना शत्रु। बाहर वाला व्यक्ति जो शत्रु है, जो आपका भला नहीं चाहता, आपका नुकसान चाहता है, वो बाहर शत्रु है, लेकिन बीमारी आपका आंतरिक शत्रु है। इसलिए हमने कहा वृत्तियां भी शत्रु है। पिछले प्रश्न में आपने कहा कि वैचारिक संकीर्णता क्या है, उसके उत्तर में हम ये भी कहेंगे मूढ़ मान्यताएं, वो भी हमारा शत्रु है, वो भी वैचारिक संकीर्णता है। वृत्तियां भी शत्रु है, हमने कहा। एक उदाहरण जानिए। अभी क्या हुआ, मूढ़ मान्यताएं क्या होती है सुनिए। एक घटना से आप समझ जाएंगे कि वैचारिक संकीर्णता क्या होती है। 17 वर्ष की नेहा पासवान, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रहने वाली लड़की ने जीन्स पहन रखा था। अभी हमने कहा ना हम जीन्स के विरोधी नहीं हैं, लेकिन कहाँ पर क्या पहनना चाहिए इसका ख्याल जरूर रखिए। लेकिन आ गए तो उसका मतलब ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ कि मंदिर आ गए तो आप क्या होगा। रहो संसार में तू पानी। जीन्स पहन करके अपने परिवार के प्रार्थना स्थल में कदम रखी। ऐसा नहीं था कि पैरों में चप्पल पहन करके, सैंडल पहन करके वो पूजा स्थल में घुस गई। हाथ पैर धोकर प्रार्थना स्थल में प्रवेश किया। टीवी पर न्यूज आया था। लेकिन इतने उसके घर परिवार वाले, खुद दादा दादी ने इतना पीटा कि वो मर गई और उसको पुल पर, सड़क के पुल पर जाकर उल्टा लटका दिया। 21 जुलाई की घटना है सर। जुलाई में मेरी वाइफ अभिनव भी आई हुई थी। हम दोनों ने उस न्यूज को देखा, इतने मर्माहत, इतने दुखी हुए। फिर एक दूसरे को हम लोग देखे और आंख भर गया हम लोग। इस तरह से न्यूज प्रस्तुत किया गया था टीवी पर कि हम लोग बड़े परेशान हो गए। परेशान हो गए। अरे शत्रु तो हमारे घर में ही बैठा है, हमने उस समय कहा था। आपने शत्रु पूछा ना, हमारे अंदर बैठा है, सचमुच हमारे घर में बैठा है शत्रु। इसे ही कहते हैं वैचारिक संकीर्णता। मूढ़ मान्यताओं के रूप में शत्रु हमारे घर में बैठा है। नेहा पासवान का घर बहुत साधन संपन्न नहीं है परिवार, लेकिन वैचारिक संकीर्णता वहां है। हम लोग ये सुन करके, देख करके बहुत मर्माहत हुए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। 23 जुलाई को हमारा भतीजा जो हरीश है, जीतू, उसने कहा कि अंकल आंटी आइए, चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं, कहीं चलते हैं। तो अब कोरोना काल है, कहाँ जा सकते हैं। तो हुआ कि बंटू के यहाँ चलते हैं, मुरली, वो आया हुआ है बाई चांस। अच्छा है कि आज आया हुआ है। ये कहानी हम आज सुना रहे हैं, सच्ची घटना है। मनीषा को हमने कहा कि अरे सब लड़के लड़कियाँ चलो, खाली हम लोग अकेले क्यों चले, 2-4 आदमी थोड़ी मज़ा आएगा। तो हम लोग 15-20 आदमी हो गए। मनीषा को हमने कहा, क्या जानते हो मनीषा, जितनी लड़कियां आएंगी कम से कम सबको कहो जीन्स पहन के आएगी, जीन्स पहन के आएगी। ऐसे तो हम उसके नेहा पासवान के परिवार का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन सब जीन्स पैंट पहने, कम से कम मन को थोड़ा तो आराम मिलेगा। उस दिन सब लड़के जीन्स पैंट पहन के गई थी। सब पूछ भी रहा था कि आप अंकल जी, आप जीन्स पैंट पहनने के लिए कैसे कह दिया। चौंक गई थी मनीषा कि अंकल जी ऐसा बोल रहे हैं। हमने उस दिन सबको नहीं बताया था क्यों जीन्स पहनने के लिए कहे। कभी कभी ये मूढ़ मान्यताएं, संकीर्णताएं किस तरह से शत्रु हो जाती है, घर में ही शत्रु बैठा हुआ है। ये बातों को हम लोगों को समझना चाहिए। आपने जो क्वेश्चन किया
किस तरह से हम प्रतिकार के विरोध तो नहीं कर सकते, उसके दादा को जेल भेजवाएं, कानूनी लड़ाई लड़े, वो देवरिया है, लेकिन हम इस तरह से प्रोटेस्ट तो कर सकते थे ना कि चलो सब जींस पहनो। तो शत्रु हमारे अंदर बैठा है, बाहर तो है ही, उसी का परिणाम है, बाहर तो है ही। तो ये बातें समझ में आ गई। आज लड़कियां ओलंपिक में प्रदर्शन करती है, कितना गर्व होता है। एक पक्ष वो है और दूसरा पक्ष ये हिंसा वाला। ये क्या बोलिएगा, इस तरह से जींस पहना तो मार देंगे जी, और दादा मार देगा, अजीब नहीं लगता है? कैसा इंसान है, क्या कौन सा अपराध हो गया, कौन सा पाप हो गया जी? बहुत दुखद है।